हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर और एचपीपीएससी शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा एचपीवीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि वे काल जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था वो जाना जाता था। द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन्स एंड कॉपर टूल्स इज नोन एज द। तो वे काल जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ताम्र पाषाण काल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ताम्रपाषाण काल में क्या होता था? इस काल में पत्थर एवं तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, ये आपने याद रखना है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ताम्रपाषाण काल में पत्थर और तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नवपाषाण काल में क्या होता था? नवपाषाण काल में 7000 वर्ष से 1000 वर्ष तक भारत में इसका जो काल था वो 7000 वर्ष से 1000 वर्ष तक था। और भारत में ये काल 4000 से 1000 वर्ष तक था। इस युग में पहिए का आविष्कार हुआ था और कृषि शुरू हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपको पता होगा, उसके बाद एक मध्यपाषाण काल जो था, मध्यपाषाण काल में क्या होता था? 10,000 वर्ष से 6,000 वर्ष तक का इसका समय था और इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु पाषाण काल भी कहते हैं मध्यपाषाण काल को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ताम्रपाषाण काल में मानव जो था वो ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलेगा कि ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अग्नि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अग्नि जो थे वो अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपको पता होगा ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था, जिसे ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो था वो इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया? ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था, ये आपने याद रखना है। इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। तो यहाँ पे ऑप्शन में इंद्र नहीं है, आपको पता है। अगर इंद्र होता तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता वो इंद्र होता। लेकिन इंद्र के बाद जो स्थान है वो अग्नि और वरुण का है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वो अग्नि थे। अगर ऑप्शन में इंद्र होता तो इंद्र होता। जो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो था वो इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था, ये भी आपने याद रखना है। और ऋग्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही है। ये मंत्र सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया कि चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। तो चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का जो श्रेय है वो पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कश्यप मतंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब
बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो थी वो उन्हें उरुबेला गया बिहार में हुई थी 35 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। मृत्यु उनकी 483 BC में कुशीनगर में हुई थी। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र राहुल था। पिता शुद्धोधन था और माता महामाया। आरंभिक बौद्ध धर्म जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्मों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसकी हैं, वो बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक जो है वो कौन, त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम पिटक हो गया। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों की व्याख्या की गई है। अधिधम पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश से डाला गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ है। ये आपने याद रखना है। बौद्ध महासंक्तियाँ जो हुई थी, 4 बौद्ध महासंक्तियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संक्ति जो थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सप्त ऋणी गुफा राजगृह बिहार में हुई थी। शासक अजात शत्रु था हर्यक वंश का और संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ये आपने याद रखना है। दूसरी जो बौद्ध संक्ति हुई थी वो 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। चुलबग में हुई थी। वैशाली विहार में कालाशोक शासक था शिशुनाग वंश का और साबक मीर जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संक्ति जो थी वो 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मगध की राजधानी में अशोक मौर्य वंश का शासक था और मोगलीपुत्र तेस जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संक्ति जो थी वो आपकी 72 ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और वसुमित्र जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संक्ति में बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान यानी कि पुराना और महायान नया धर्मों में विभक्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का जो श्रेय है वो पारंपरिक रूप से कश्यप मतंग को जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का कौन सा था। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड वाज। तो मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का जो था वो कौन था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। कर्षपना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्षपना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मौर्य काल के बारे में बात कर लेते हैं। मौर्य काल जो है साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस ने मैक्सथनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये भी आपने याद रखना है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, वो बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मौर्य काल के दौरान जो सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का था वो कौन था, वो कर्षपना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि अशोक के प्रशासन में राज्यों की देखभाल करते थे। इन अशोक एडमिनिस्ट्रेशन राजुकास लुक्ड आफ्टर। तो अशोक के प्रशासन में राज्यों की देखभाल करते थे, किसकी करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। न्याय प्रशासन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब अशोक के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक था वो 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात उसने 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था। कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण भी करवाया, ये भी आपने याद रखना है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था वो शुरू किया था। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो सबसे पहली सफलता जो थी वो 1837 में जेम्स प्रिंसिप को हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी। द दुर्रानी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अहमद शाह अब्दाली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफीवाद की सुहारवादी पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द सुहारवादी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म पॉपुलर।
तो सूफीवाद की सुहरावर्दी पद्धति जो है वो भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पंजाब और सिंध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण था द स्पेशल फीचर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर आवास। तो विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का जो विशिष्ट लक्षण था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बंदरगाहों से राजस्व जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा हम विजयनगर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजधानी राजभाषा जो थी वो तेलुगु थी, ये आपने याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। राजधानी जो थी वो हम्पी थी। और इटली का जो यात्री निकोलो कोंटी था वो विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ये भी आपने याद रखना है। निकोलो कोंटी जो था वो इटली का एक यात्री था जो देवराय विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कौन सा मुगल शासक पढ़ने और लिखने की कला से अवज्ञा था? विच मुगल रूलर वाज इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो कौन सा मुगल शासक पढ़ने और लिखने की कला से अवज्ञा था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अकबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर जो था वो पढ़ने लिखने से अवज्ञा था, जानता नहीं था, अनपढ़ था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। राज्याभिषेक 1556 में कालानौर में हुआ और सिंहासन पर बैठते ही बैरम खान की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। 1576 में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर दीन ए इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति जो थे वो कौन कौन थे? ये आपने याद रखना है। बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासक जो था वो बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो तानसेन था और अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो अब्दुल समद था, ये भी आपने याद रखना है। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी? द मराठा चीफ संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रियाइनो। तो मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दे दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, औरंगजेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्रों संभाजी और राजा राम के मध्य उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया था। संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधार शैली की मूर्तियों पर इनका प्रभाव प्रतिबिंब होता है। स्कल्पचर्स ऑफ द गांधारा स्कूल रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द। तो गांधार शैली की मूर्तियों पर किनका प्रतिबिंब जो है वो होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यूनानी जो है, ग्रीक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? द जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय। तो जामा मस्जिद का जो निर्माण था वो दिल्ली में वो किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाहजहां जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब शाहजहां के बारे में बात करते हैं। शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। उसने स्वयं और अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। ताजमहल का जो वास्तुविद था वो उस्ताद ईशा खान था। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ये आपने याद रखना है। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया।
लेकिन दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है वो उसका निर्माण जो था वो औरंगजेब ने करवाया था। अब मोती मस्जिद जो है एक आगरा वाली जो है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये आपने याद रखना है। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहाँ को गिरफ्तार कर आगरा जिले में कैद कर लिया, आगरा किले में कैद कर लिया, और इसी स्थान पर 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वास। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। तो भारत की यात्रा करने वाला जो प्रथम विद्वान था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, फाहियान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि पुष्यभूति वंश का शासन यहाँ पर था। पुष्यभूति डायनेस्टी रूल्ड ओवर। तो पुष्यभूति वंश का जो शासन था वो कहाँ पर था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, थानेश्वर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। पुष्यभूति वंश की जो स्थापना थी वो हर्षवर्धन ने की थी। राजधानी थानेश्वर जिसे हर्षवर्धन ने कन्नौज स्थानांतरित किया था। राजधानी कौन सी थी? वो थानेश्वर थी जिसे हर्षवर्धन ने कन्नौज स्थानांतरित किया था। हर्ष के नाटक आपको पता होगा, नागनंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया। हर्ष के दरबारी वाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। चीनी यात्री हेन सांग सी युग के रचयिता ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल गजट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सर चार्ल्स वुड 1854 का डिस्पैच प्राथमिक रूप से संबंधित था। द सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डील्ड प्राइमरीली विद। तो ये शैक्षणिक सुधार से संबंधित था, एजुकेशनल रिफॉर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वास। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। महात्मा गांधी के विचार अत्यधिक प्रभावित थे, किससे थे? महात्मा गांधी थॉट्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वो भगवत गीता से अत्यधिक प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन किसके शासन के दौरान भारत आया था? द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम। तो क्रिप्स मिशन जो था वो किसके शासन के दौरान भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल के दौरान क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था। कब आया था? 1942 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPPSC शिमला और हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से जरूर बना लेने हैं। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।